So I welcome all of you for the second session on magnetism. So in the first session, we have discussed some new terms related to the magnetic properties of the materials. There, now I am sure that you can tell something about gyromagnetic ratio, Bohr magneton, magnetic moment, and I have given you one numerical to solve. How many of you have solved that numerical? You can raise hands. How many of you have got the answer? How many of you have reached to the solution of that numerical? You can raise hands. I can see few. Right. May I invite now one of you for the hint, for the main point that was required to be addressed in that numerical. Who would like to speak? They can unmute and speak. Join with your cameras on, all of you. The number is very less. Rest of you have not tried. One problem, and that was the problem for you. Tanisha, can you tell? Yes, sir. Yes. Yes, Tanisha, you can speak. Tell us the solution. What was the trick? What was given? And how have you approached to reach the solution? Unmute yourself and reply. सर मराठीमध्ये सांग. बिलकुल बिलकुल काही हरकत प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला गिवन आहे आरची व्हॅल्यू गिवन आहे 0.5 अँगस्ट्रॉम आणि हायड्रोजन ॲटम ऑर्बिटिंग इन द रेडियस म्हणाची आणि अजून फ्रिक्वेन्सी आहे 10⁻⁻16 आणि आपल्याला म्हणजे मॅग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हा काढायचा आहे म्हणायचं. तर आपल्याला आय गिवन नाही आहे, तर मग सर्वात पहिले आपल्याला आय काढावा लागेल. त्याचा फॉर्म्युला आहे आय इज इक्वल्स टू Q/T. तर त्याला रिअरेंजमेंट करायला लागेल. 1/T हे फ्रिक्वेन्सी होते, तर मग Q इंटू F हा फ्रिक्वेन्सीची पण व्हॅल्यू दिली नव्हती. फ्रिक्वेन्सीची पण व्हॅल्यू दिली नव्हती तिथे. राईट, फ्रिक्वेन्सीची पण व्हॅल्यू दिली नव्हती. नाही सर दिली नव्हती, पण माझ्या साईडच्या म्हणजे माझ्या साईडला एक मुलगा राहतो, त्याच्याकडे बुक आहे, तर मी त्याच्यामध्ये बघितला होता हा पण दिला नव्हता ना. हवामध्ये मला फ्रिक्वेन्सी गिवन दिसली होती. नाही, फ्रिक्वेन्सी दिली नव्हती. राईट, फ्रिक्वेन्सी जर दिली असती तर सोपं झालं असतं प्रॉब्लेम. सॉरी सर. एनीवन एल्स? किसी ने ट्राई किया कैसे इसका सलूशन आएगा? अनिकेत, यस. Hello. हाँ. Sir, the value of magnetic moment M is 0, sir.
मैग्नेटिक मोमेंट 0 कैसे? सर बिकॉज हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिट में घूम रहा है, हम्म, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का वो 1s1 है। हम्म, तो जो s सबशेल है हम्म, उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। तो और मैग्नेटिक नहीं मोमेंट फाइंड आउट करने का नहीं फॉर्मूला जो है, नहीं, राइट, वो कंसेप्ट यहाँ गलत यूज किया आपने, राइट। सर एल की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था। नहीं नहीं, एल को भी एल भी तो गिवन है ना। दैट इज नॉट द कंसेप्ट हियर। जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, राइट, चार्ज घूमेगा, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट हम्म, मैग्नेटिक डायपोल, दैट इज फॉर श्योर। और दो रीजंस हैं यहाँ घूमने के, राइट। हम्म, सो यस करंट अगर निकालना है तो क्यू बाई टी, क्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लगता है, बट टी नहीं पता है। But T is equal to 2 pi by omega, and omega can be converted in terms of R and V, linear velocity, right? And you don't know linear यस velocity here. यस Even you don't know the linear velocity. Then the task here is to find out the linear velocity. Yes. क्या नाम है? श्रुतिका, आपका क्या ओपिनियन है? You can tell. Yes, sir. हाँ, M is equals to I A, or I की value E by T, and A is equals to pi r square. So magnetic moment is indirectly EBR upon 2, और बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे हमें V की वैल्यू मिलती है, very good. which Very is good. This was the trick in this problem. राइट, कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट होता है? विच फोर्स एक्ट्स ओवर इट? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट। एंड द रोल ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is done by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. And you know that what is the electrostatic force of attraction between electron and nucleus? What is its value? Sir, 1 upon 4 pi 4 pi epsilon 0 epsilon into E square upon R square E square upon R square, where everything is for known. hydrogen atom. Yes, R square. for hydrogen atom, correct. So here everything is known. So mv square upon R must be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 E square by R square. Only thing which you will require here will be the value of R. So from this relationship, from this balance equation, you will get the value of linear velocity v, जो आप उस equation में put करोगे magnetic moment, which is I into A is pi r square, right? तो 4 marks का ये numerical है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ और concept use करना है, direct numerical नहीं है ये। समझ में आ रहा है कि नॉर्मल वे से हमने सॉल्व किया तो दिखा कि एक v के कारण चीजें अटक जा रही है, तो v कैसे फाइंड करेंगे? v ऐसे फाइंड करें, राइट। दिस वाज द ट्रिक फॉर दिस प्रॉब्लम। ट्राई करोगे सब लोग? कितना आंसर आया श्रुतिका आपका? 8.96 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. See the magnitude, 10 to the power minus 24 is the magnitude what she has got, राइट। तो मैग्नीट्यूड कितना आता है ये भी ध्यान में रखना है, उसका ऑर्डर कितना रहता है, 10 टू द पावर माइनस 24। सी ये कितना छोटा वैल्यू का मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करता है इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करता है, स्पिन मोशन के कारण भी करता है, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ टुडे मैं
जो कल मेरा जो इंटरेक्शन हुआ B6 बैच से, it was a very good interaction where they have pointed out something कि कहाँ दिक्कत जा रही है. They have asked me to speak in Hindi in between. तो मैं कोशिश करूँगा कि टर्म्स यूज करने के बाद सेम चीज को तुरंत हिंदी में मैं रिवाइज करूँ, राइट. तो आज मैं प्रेजेंटेशन से पढ़ाऊंगा आपको जो भी चीज हमने नया नया टर्म्स यूज किया है अभी तक, नए नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, उसको वापस हम लोग रीडिफाइन करते हैं. फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज अ पीपीटी व्हिच इज नॉट बीइंग मेड बाय मी. आई हैव adopted from some e-resources, right. I'm sharing my screen now, and you can watch the screen. So for a science student, the meaning of magnetism should lie with the understanding of attraction and repulsion, right. So what is magnetism? Magnetism is a phenomena which we see, right. Magnetism एक phenomena है जो हम लोग देखते हैं, और हम ये phenomena generally observe करते हैं substance like iron, nickel, cobalt. कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई एक परमानेंट मैग्नेट हम इन मटेरियल के पास लेके जाते हैं तो ये उसको चिपक जाता है, और हम लोग कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट. तो जो भी बॉडी ये फिनोमेना दिखाती है उसको हम मैग्नेट कहते हैं. और हमको पता है कि ये मैग्नेट, I do have magnet. बार मैग्नेट का अगर मैं बात करूं, दिस इज अ बार मैग्नेट इन माय हैंड. तो हमको पता है ये बार मैग्नेट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से कुछ लाइनें निकलती हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. और ये नॉर्थ पोल से निकलती है और वापस अपने घर लौट जाती है साउथ पोल पे. तो इसको नॉर्थ साउथ ही क्यों कहते हैं? ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं कहते? अप डाउन क्यों नहीं कहते? नॉर्थ पोल और साउथ पोल यही क्यों पड़ा, राइट. इसका भी रीजन आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. सो अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट. अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.36 गॉस सीजीएस यूनिट में. 0.36 गॉस. ये आप देख सकते हो मैग्नेटोमीटर में, जो आपके स्मार्टफोन में आप गूगल साइंस जर्नल एप्लीकेशन जिसका नाम चेंज हो गया है उससे आप पता कर सकते हो. एयर में रखो, देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड हर जगह 0.36 दिखाई देगी, right. That also I will show you. So a region around the magnet which it exerts force on the magnet and on the object of iron is called as magnetic field. जहाँ पे भी magnetic force, attraction और repulsion ये चीज देखने मिलता है, हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे magnetic field present है. So let us collect all the properties of this magnet. ये magnet जो है, जो कि परमानेंट मैग्नेट कहते हैं. दिस इज अ बार मैग्नेट बिकॉज इट इज लाइक अ चॉकलेट बार, राइट. इट इज अ rectangular parallel pipe. There could be different kinds of magnet, horseshoe magnet, ferrite magnet, right, Yag magnet, rare earth magnet, right. So first, कि कोई भी मैग्नेट को अगर मैं एक रस्सी से बांध के लटका दूं तो ये मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप घूमते घूमते अलाइन हो जाता है और स्टेबल हो जाता है. यही रीजन है कि ये दो पोल जो मैग्नेट का है उसको हम लोग नॉर्थ और साउथ कहते हैं. तो ये डायरेक्शन दिखाता है कि अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है. तो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे है तो ये मैग्नेट थोड़ा सा एंगल बना के ऐसे अलाइन कर लेता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा एंगल बनाकर है, थोड़ा सा दूर है, राइट.
और ये मैग्नेट खुद को अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है अगर इसको लटका दे तो कभी भी हमको अगर नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता करना है तो कोई भी मैग्नेट को लटका दो, वो आपको जो डायरेक्शन बताएगा वो लाइन जो रहेगी वो नॉर्थ साउथ की एक्सिस रहेगी, राइट। सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। ये भी हमको पता है, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मैग्नेट के साथ हम लोग अपने स्कूल में बहुत खेले हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज exists in pair, that is poles cannot be separated। अगर इसके मैं 100 टुकड़े भी करूं तो नॉर्थ और साउथ ही बनेगा। I cannot separate north and south। A magnet can induce magnetism in other magnetic subject material। तो ये बार मैग्नेट के पास अगर मैं कोई मैग्नेटिक चीज ले जाऊं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है और वो स्टिक, वो चीज उसमें स्टिक हो जाती है, राइट। आई हैव अ कैप इन माय हैंड, राइट, इट गेट्स स्टिक टू द मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट की खासियत क्या है, वो दूसरों को भी मैग्नेट बना देता है, दूसरों को भी मैग्नेट बना देता है, उस पे फिर दूसरे लोग भी चिपक जाते हैं। दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये अट्रैक्ट सबको नहीं करता, ये मेरे मोबाइल को नहीं उठा लेगा, ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस है जिसको अट्रैक्ट करता है, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और स्पेसिफिक अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, राइट, जिसमें मैग्नेट तुरंत बन जाने की क्षमता होती है और बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाता है। यस तो कौन कौन अगर ये दो चीज मैं आपके हाथ में दे दूं और आपको बताऊं कि इसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन का रॉड है, तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा आयरन का रॉड है और कौन सा मैग्नेट है? इसका टेस्ट जो होता है कि मैग्नेट तो हर एक मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, आयरन को खींच लेगा, कोबाल्ट को खींच लेगा, निकल को खींच लेगा, बट दूसरा मटेरियल अगर परमानेंट मैग्नेट है, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वो रिपल्शन, ये फिनोमिना दिखा रहा है क्या, कि अगर ये अननोन है, ये मेरे पास मैग्नेट है, तो मैं इसको स्टिक करके देखूंगा, अगर ये चिपकता है तो दिस डजंट मीन दैट दिस इज अ मैग्नेट। अगर ये रिपेल करता है, ये रिपेल करता है, तो ये मैग्नेट है, ये कंफर्म करेगा, परमानेंट मैग्नेट है, ये कंफर्म करेगा। मैग्नेट तो सभी है, राइट। तो मैग्नेट को पहचानने का तरीका अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एच जिसको हमने कहा था स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। दो इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एच, राइट, इट इज डिनोटेड बाय एच। magnetic field strength, magnetic field strength, right? So magnetic field at a point is a force experienced by a north pole of a unit pole strength placed at that point due to the pole strength of the given magnet. तो ये magnetic intensity की एक definition है, and we know that mu is equal to B by H. Mu is equal to B by H. That's why H can be written as B by mu. H can be written as B by mu. So it is also defined as magnetomotive force per unit length. Magnetomotive force per unit length. Or in other sense, it can be defined as the degree or extent to which magnetic field can magnetize a substance. More will be the value of H, then what does it mean? For more value of H, it is going to produce more magnetization in the materials around it. It can also be defined as the force experienced by a unit positive charge flowing with unit velocity in the direction normal to the magnetic field.
right? Its unit is ampere turns per linear meter, means ampere per meter is the unit of H. Do you remember we have calculated the value of B in the solenoid as B is equal to mu 0 Ni, where N is the number of turns per unit length. So if B is equal to mu 0 Ni, then B is equal to mu 0 H. B is also is equal to mu 0 H for a medium. So H can be written as N into I. N is number of turns per unit length times current. That's why the unit of H will be ampere per meter. Ampere per meter. CGS unit is Oersted. Oersted is also the name of the scientist. You are aware of it. Now magnetic field density, जिसको magnetic induction भी कहते हैं, the number of flux or number of magnetic lines of forces passing normally through unit area is called as magnetic field density, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला से हम लोग के यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं. और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो गॉस है. और गॉस और टेस्ला में क्या रिलेशनशिप है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. मतलब एक टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर है. Now representation of uniform magnetic field, right? तो uniform magnetic field on the plane of the diagram is represented by the arrows. इस तरफ का अगर field है, plane में ऐसे जा रहा है, right? कि अगर आप जमीन से सट के अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल जा रही है तो उसको हम लोग एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया था तीर धनुष, याद रखो. धनुष फेंकोगे तो क्रॉस दिखता है सामने, तो अंदर जाने वाली लाइंस जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है दीवार के और उस तरफ जा रही है दीवार के दूसरी तरफ, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम. और अगर बाहर आ रही है, मेरी आंख की तरफ आ रही है दीवार से निकल के, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. नाउ आफ्टर दिस वी हैव सीन कि एम्पियर ने बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो बताया कि मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म का जो रूट है वो करंट है. मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है? मटेरियल में करंट से आता है. और करंट हर मटेरियल में रहता है. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट है. तो एवरी इलेक्ट्रॉन acts as a tiny magnet when it revolves around the nucleus. It generates current, right? Or depending on the direction of clockwise and anti-clockwise of current, we can say that magnetic dipole produce होता है. एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल. कल हमने देखा कि साउथ पोल किस तरफ प्रोड्यूस होगा और नॉर्थ पोल किस तरफ प्रोड्यूस होगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपनी आंख से दिख रहा है, अपने फेस की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, तो वहां नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा. क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल प्रोड्यूस होगा. और पोल्स प्रोड्यूस होने के बाद पोल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पोल्स का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है. वो मैग्नेटिक मोमेंट ही डिसाइड करता है कि वो मटेरियल में मैग्नेटिज्म है या नहीं. तो मैग्नेटिक मोमेंट हर एक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है अगर वो मोशन में रहे तो. और उस मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू दी रहती है करंट टाइम्स द एरिया of the loop in which it is revolving, I into A, where n cap represents unit vector. N cap represents unit vector. So I है, A है, right? और कभी भी याद रखो अगर ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल हियर इज अ एरियल वेक्टर. एरियल वेक्टर अगर ये एक फ्लैट एरिया है तो एरियल वेक्टर हर समय उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जमीन अगर एरियल वेक्टर है तो जमीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा. तो उस हिसाब से आप देखोगे कि मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होगा करंट के कारण,
वो magnetism will be because of this magnetic dipole moment, and the direction of this dipole moment will be in the direction of aerial vector. क्योंकि current is a scalar, current का कोई direction नहीं होता है, तो जो भी aerial vector का direction होगा, same will be the direction of magnetic moment, and same will be the direction of magnetic moment per unit volume, that is magnetization, intensity of magnetization. So its unit is ampere meter square in SI terms, right? CGS में थोड़ा complications होता है, तो इसीलिए हम लोग CGS में जाते नहीं हैं, क्योंकि CGS में करंट के 2 यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम्स में। तो एरियल वेक्टर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो B का डायरेक्शन इस एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट, यस, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे बनेंगे, किस तरफ बनेंगे। नाउ वी हैव सीन वन मोर आर्टिकल कि अगर कोई भी एक रेक्टेंगुलर बार को या रेक्टेंगुलर फ्रेम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में टांग दे और उससे करंट पास करे, तो वो रोटेट होती है। वो रोटेट क्यों होती है? क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स एक्ट होता है? लॉरेंस फोर्स एक्ट होता है। और कोई भी चीज रोटेट होती है उसका कारण होता है टॉर्क, उसका कारण होता है टॉर्क। मोर विल बी द टॉर्क, मोर विल बी द रोटेशन, राइट। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर, उसको अगर आप टांग दो तो इट इज गोइंग टू रोटेट बिकॉज ऑफ torque produced in it, and that value of torque is given by the cross product of magnetic moment and the field vector, that is B vector, right? वैसे ही अगर कोई भी मैग्नेट को हम लोग लटका दे और यहाँ कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, तो ये मैग्नेट भी रोटेट होगा, इस पे एक टॉर्क एक्ट होगा और ये रोटेट होगा और ये चाहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में खुद को अलाइन करना चाहेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट। तो जो बड़ा फील्ड रहेगा, पहले कौन सी फील्ड में अलाइन करके था? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। अब उससे बड़ी एक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उस फील्ड में ये खुद को रोटेट करके स्टेबल करने का कोशिश करे। दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय टॉर्क, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ torque will be again the cross product between the magnetic moment and the field. ये हर समय याद रखोगे। कोई भी करंट कैरिंग वायर जो लटक रही है मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो अगर रोटेट होगी तो किसके कारण रोटेट होगी? उस पर टॉर्क एक्ट होता है। कौन से वैल्यू का टॉर्क एक्ट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर, राइट। दिस इज again we have learned, and yes, this is a solenoid, right? It is looking like a magnet. सोलेनॉइड जो फील्ड बनाता है वो मैग्नेट जैसा ही फील्ड बनाता है, राइट। और मैग्नेट में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बीच में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बीच में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है और साइड से ये कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ मिलेगा और बाहर 0 मिलेगा, right? So here the field will be maximum, here you will get 0 field. Not exactly 0, but you'll be around 0. Now magnetic flux, ये भी देखा हमने। magnetic flux किसको कहते हैं? It is defined as the number of magnetic lines of forces passing normally through a surface. इसका यूनिट, SI यूनिट है वेबर और CGS यूनिट है मैक्सवेल। Relation between B and H is B is equal to mu H, where mu is permeability of the medium. फिर हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात की कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अगर किसी मीडियम का म्यू कम है, ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन? सो दिस गिव्स यू द आइडिया ऑफ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास और एंटर अ सब्सटेंस, right? More will be the value of mu, more will be the concentration of magnetic lines of forces, external magnetic lines of forces, which will pass through the material.
means the material will allow the magnetic lines of forces to pass through it. Its unit is Weber per ampere meter or Henry per meter. Relative permeability means mu divided by mu zero. The ratio of magnetic flux density in a material to that in the vacuum. E by V0 can also be the. Got it? So these were the terms. Intensity of magnetization, here it is denoted by I. We have denoted this intensity of magnetization by symbol capital M. Here they have used capital M for magnetic moment. That's why they have denoted the intensity of magnetization by I. But what I will suggest you that denote magnetic moment by small m and intensity of magnetization by capital M. So the value of M gives you the sense that the degree to which the substance can be magnetized when it is placed in a magnetic field. So for a nail, iron nail, the value of magnetization should be more or less, chat box. It should be more or less. Yes, use the chat box. It should be more. It should be more because quickly it gets magnetized, right? So we have defined magnetization as magnetic dipole moment per unit volume of the substance. So in terms of pole strength, that this pole strength we generally use when we use the terminologies related to bar magnet. Every bar magnet has pole strength, fixed pole strength. So it can also be defined in terms of pole strength. Then magnetic susceptibility, again the symbol is chi m, not cm. We will use chi m, suffix m. That m represents molar magnetic susceptibility. So it is a property of a substance which shows how easily substance can be magnetized. How easily substance can be magnetized. Again, the value of chi for for iron nail will be more. So magnetization divided by H, that is Maharashtra. M divided by H is chi. And susceptibility has no unit because M and H both have same units. And the relationship between susceptibility and relative permeability is 1 plus chi is equal to mu r. This is also we have seen. Now materials are categorized broadly into 3 types. They are classified based on the values of chi, mu, and based on their behavior in the magnetic fields into 3 categories. And we are aware of these 3 categories. You have gone through the distinction between these 3 categories of materials, magnetic materials. One is diamagnetic, other is paramagnetic, and third is ferromagnetic. So let us enlist all the properties together. So today I will introduce you 10 properties in next 10 minutes for all these materials. So the first property is
The diamagnetic substance are those substance which are feebly repelled by magnet. Means it doesn't get attracted. It feebly, थोड़ा सा वो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड आता है उससे दूर चला जाता है. It shows repulsion, feebly repulsion. वो दिखेगा नहीं, right? For example, these all substances are diamagnetic substances. कौन कौन से? एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर. तो मैग्नेट से आप कॉपर को नहीं उठा सकते हो, गोल्ड को नहीं उठा सकते हो, सिल्वर को नहीं उठा सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं रहेगा, रिपल्शन रहेगा. क्वार्ट्ज, मर्क्यूरी, अल्कोहल, इवन वाटर. वाटर इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक मटेरियल. हाइड्रोजन, एयर, आर्गन एंड so many. सिंपल है. तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज अबाउट द अट्रैक्शन. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में अट्रैक्शन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर. पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा है, थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होता है. एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनम, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक. ये ध्यान में रखने वाली बात है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस are those substances which are strongly attracted by the magnet. Strongly attraction, फटाक से आ जाते हैं. Simple. So examples are iron, cobalt, nickel, gadolinium, dysprosium, and so many. Second distinction. When placed in a magnetic field, the lines of force tend to avoid the substance. कि अगर magnetic lines of forces ऐसे जा रही है और यहाँ अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दो, तो ये सीधी जाने वाली लाइंस वो मटेरियल को छोड़ेगी, कर्व्ड बना लेगी और सीधा निकल जाएगी. पैरामैग्नेटिज्म में थोड़ा सा उसके अंदर जाएगी और फेरो में पूरी लाइंस अंदर से जाएगी. देखो ये एक फिगर से आपको समझ में आएगा कि ये अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर से नहीं जाते हुए कर्व बना के निकल गई. पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? कुछ लाइंस चली गई और यही अगर फेरोमैग्नेटिक करे तो ये वाली लाइन जो सीधे जा रही थी ये भी अब इसके तरफ अट्रैक्ट होके, मतलब पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा एक्सटर्नल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा. सिंपल. नेक्स्ट. When placed in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker. Non-uniform की जहां non-uniformity है, एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक पॉइंट पे थोड़ा वीक फील्ड है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां है वहां से निकल के वो वीक फील्ड पे जाने की कोशिश करता है. पैरा मैग्नेटिक मटेरियल वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ जाने का कोशिश करता है, राइट? और फेरो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की कोशिश करता है. नेक्स्ट पॉइंट, कि कोई भी अगर एक डायमैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड किया हवा में, तो वो खुद को फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है. मींस उसके पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन नहीं करेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा, राइट? सी द पिक्चर. ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको दो मैग्नेट के बीच में रखा, दो मैग्नेट के बीच में लाइंस जो है वो पैरेलल रहेगी नॉर्थ साउथ के बीच में. तो जैसे ही मैग्नेट आया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में ये रॉड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसने खुद को अलाइन कर दिया. इधर क्या होगा पैरामैग्नेटिक में? देखो कि ये पैरेलल अलाइन कर लेगा खुद को, और फेरो में यस पैरेलल, जल्दी से पैरेलल अलाइन कर लेगा खुद को. ये ऑब्जर्वेशंस है. अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड को अगर हम लोग किसी वॉच ग्लास में ले और सेंटर पे ले और मैग्नेटिक पोल्स के पास ले जाएं, तो देखो क्या होता है कि वो जो लिक्विड है वो इस तरीके से खुद को अलाइन कर लेगा.
राइट। जब मैग्नेटिक पोल्स दूर रहेंगे तो वो इस तरीके से रहेगा, और जब मैग्नेटिक पोल्स पास में आ जाएंगे तो उसका अलाइनमेंट दूर की तरफ ज्यादा रहेगा, सेंटर में कम रहेगा। पैरा में उल्टा, फेरो में उल्टा। सिंपल। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ वन, fifth one is again simple. I won't go through fifth one. It has the same meaning. Induced dipole moment is small and negative. ये चीज याद रखने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में रिपल्शन क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलने के बाद उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो निगेटिव हो जाता है। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट वो मटेरियल के अंदर जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। निगेटिव मींस व्हाट, कि मैग्नेट का एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर लिया तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निगेटिव कहलाएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, then what happens, it induces dipole moment whose value is negative, whose value is negative. पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, वो पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करता है। नेट डाइपोल मोमेंट जो बनता है मटेरियल का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो छोटा सा बनेगा बट पॉजिटिव बनेगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लार्ज वैल्यू, मोटा वैल्यू। So as soon as the ferromagnetic material is subjected to the external magnetic field, it produces mota value of dipole moment, and that is the positive value, right? Because of this larger value of magnetic moment, it gets attracted, it gets strongly attracted in the direction of the magnetic field. Simple. So this is about the magnetic moment. Next point is about the magnetization. As the magnetic moment is negative, then magnetic moment per unit volume, that is magnetization, will be negative. Here, small positive. So magnetization's value will depend on the value of dipole moment only. This is the 7th point. 8th point. Magnetic permeability, that is mu, for such materials, for diamagnetic materials, will be less than unity. It will be 0.0023, less than unity. It won't be 0, it won't be less than 0, but yes, it will be less than unity. और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मोर देन यूनिटी, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत लार्ज वैल्यू रहती है, 50, 30, 35, समथिंग लाइक दिस। 9th, ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज m/h, मतलब जो भी m रहेगा सेम ससेप्टिबिलिटी रहने वाली है। तो ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल विल बी नेगेटिव, susceptibility of paramagnetic material will be positive but small, and susceptibility for ferromagnetic material will be large, right? Next is they do not obey Curie's law, that is the properties does not change with the temperature. Means these materials magnetic properties are not controlled by temperature. Which materials? Diamagnetic materials. तो diamagnetic material is not temperature dependent. उसको कितना भी टेम्परेचर में रख दो वो अपनी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को गड़बड़ नहीं होने देगा, जो है वैसे ही रहेगा, राइट? बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल
की जो प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड इट फॉलोज अ रूल, इट फॉलोज अ लॉ, and that law was studied by many people, and that law is called as Curie's law. Curie's law, in the honor of the husband of Marie Curie, that is Pierre Curie. क्यूरी लॉ कहते हैं। उन्होंने ये स्टडी किया कि जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, उसका जो ससेप्टिबिलिटी रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है। व्हाट डज इट मीन? टेम्परेचर कम हो गया तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय क्यूरी लॉ। और ये लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप ऑफ ससेप्टिबिलिटी विथ टेम्परेचर, राइट। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्यूरी लॉ ओबे करता है, बट एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही करता है, और उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहते हैं। उसके ऊपर अगर हीट करेंगे मटेरियल को तो वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर जाता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। ये स्पेशलिटी है, राइट। तो ये क्यूरी-विस लॉ इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्यूरी-विस लॉ। इसके बारे में भी हमको इस यूनिट में पढ़ना है। So this is all about the properties of these materials. तो जो भी terms हमने, जो भी quantities हमने introduce किया, वो quantities की वैल्यू के बेस्ड पे जितने भी मटेरियल्स हैं इस वर्ल्ड में सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा भी कुछ सब कैटेगरीज हैं फेरोमैग्नेटिज्म में, कुछ सब कैटेगरीज हैं, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बारे में भी हमको इस यूनिट में पढ़ना है। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम, राइट। इतना इंफॉर्मेशन मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में सभी के पास होना चाहिए, राइट। So this is Curie's law. Magnetic susceptibility of a material varies inversely proportional to the absolute temperature. That is, I is directly proportional to H by T. H is the intensity of or the strength of external magnetic that we apply to achieve magnetization in the material. So I by H will be chi. Chi is inversely proportional to temperature. C is Curie constant. So Curie temperature for certain materials are fixed, is constant. For nickel it is written that it is 600, right? So this is all about the properties of magnetic materials. So all of you should write down all these properties in your notebook, right? I will also share these informations with you, right? And with this I would like to stop today's discussion. All of you can now text your names for the attendance in the chat box, and at the same time you are welcome to ask any questions related to magnetism. Come up with your questions. There are 59 students today, in fact 60. Yes, any questions? If not, then I will end the session.